मथुरा में आकर के मैंने जब देखा कि एक ही उम्र के दो बच्चे सुबह के समय स्कूल जाने का जब समय होता है तो दो बच्चे दोनों के कंधों पे थैला है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक पर कबाड़ का है और एक पर किताब का है। तो उस दृश्य को देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि दोनों के कंधों पर किताब का थैला हो और इनका भविष्य स्वर्णिम बने। इसी सोच को कि कुछ नहीं होता, सिर्फ कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दीपक तो जलाना होगा। बिल्कुल सही कहा। अपनी जो जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना चाहिए। हमारे समाज के प्रति भी जिम्मेदारी, हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है, हमारे परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है। तो परिवार के बाद हमें समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चे तो जरूर देखे होंगे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर हमारे और आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले हम थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हैं, ज्यादा होता है तो सरकार की आलोचना करते हैं और निकल जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ करने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सतीश शर्मा जी से, जिन्होंने सिर्फ बोलने का नहीं, सिर्फ आलोचना करने का नहीं, बल्कि कुछ करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मथुरा में स्ट्रीट स्कूल शुरू करके उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू किया। आइए जानते हैं उनके बारे में। मैं तो जब से मैंने उनके बारे में जाना है, उनके बारे में जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए मिलते हैं सतीश शर्मा जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। मैंने जब से आपके बारे में जाना है तब से मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। आप यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको नमस्कार और यूनिक समय परिवार का हृदय से आभार हो, धन्यवाद कि मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, स्ट्रीट स्कूल के माध्यम से वर्तमान में आपके साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? मथुरा में 3 सेंटर्स पर लगभग 300 के करीब बच्चे 300 हैं और जो शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं आप जो वर्तमान में कर रहे हैं। जैसे आप स्ट्रीट स्कूल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि स्ट्रीट स्कूल खोला जाए और झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को उसके साथ जोड़ा जाए? इसके प्रेरणा स्रोत बेसिकली मेरे पिताजी हैं, जो प्रधानाचार्य थे नेहरू स्मारक चालपुर कला में। वो हमेशा गरीबों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते थे और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम उन्होंने किया। वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मथुरा में आकर के मैंने जब देखा कि एक ही उम्र के दो बच्चे सुबह के समय स्कूल जाने का जब समय होता है तो दो बच्चे दोनों के कंधों पे थैला है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक पर कबाड़ का है और एक पर किताब का है। तो उस दृश्य को देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि दोनों के कंधों पर किताब का थैला हो और इनका भविष्य स्वर्णिम बने। इसी सोच को, क्योंकि कुछ नहीं होता, सिर्फ कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दीपक तो जलाना होगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सर देखते तो हम भी हैं, सोचते हम भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखा लेते हैं, अरे बेचारे बच्चे, लेकिन कुछ करने का नहीं सोचते। बहुत बड़ी बात है आपने सोचा कुछ करने का। अपनी जो जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना चाहिए। हमारे समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी है, हमारे परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है। तो परिवार के बाद हमें समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है और देश का भविष्य बचपन है। इसको संवारने की और सुधारने की जिम्मेदारी, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी, इनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है और हम उस समाज के ही अंग हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब कैसे इन बच्चों को जोड़ना शुरू किया? मैंने वर्ष 2008 में नवादा स्थित जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां से मैंने शुरुआत अकेले की, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया। और आज उसी की परिणति ये है कि वॉलेंटियर्स 15-16 वॉलेंटियर्स की मदद से आज 3 स्ट्रीट स्कूल्स जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल के नाम से संचालित है। सर फिर भी जैसे बच्चों को स्कूल तक लाने का कितना चुनौतीपूर्ण काम रहा आपके लिए, कि उन बच्चों को स्कूल तक लेके आना, शिक्षा के साथ जोड़ना? मेरा जो अभियान है वो स्ट्रीट टू स्कूल है।
स्ट्रीट टू स्कूल। वो बच्चे जो विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित हैं, अप्रवासी मजदूरों के बच्चे, घुमंतु परिवारों के बच्चे और विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित बच्चे। तो इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं, जैसे जो घुमंतु परिवारों के हैं, जैसे कंजड़ हैं या अन्य इस तरह की जो जातियां हैं जो समय समय पे अपना स्थान परिवर्तन करते माइग्रेट होती रहती है। दूसरे अप्रवासी मजदूर हैं जो गांवों से शहर में रोजगार की तलाश में आए हैं। तीसरे वो मजदूर हैं जो शहरी हैं लेकिन मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं या दैनिक कहीं मजदूरी करते हैं, इस तरह के लोग। तो ये सब बच्चे वही हैं और इनकी अशिक्षा का कारण यही है कि एक तो इनके परिवार वाले, इनके जो गार्जियंस हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, आर्थिक कारण भी रहता है। गरीबी में होने के कारण वो लोग अपनी कमाई के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और छोटे बच्चे घर पर रह जाते हैं। कुछ बच्चे इनमें अपने परिवार के लिए आय का साधन भी है, जो बाल मजदूरी करते हैं, कबाड़ा बीनने का काम करते हैं, जैसे भिक्षावृत्ति का काम कुछ बच्चे करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। कुछ बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को घर पे पालने की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को, सभी ऐसे बच्चों को जो विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित हैं, शाम के समय वही बस्तियों में, उनके वही स्थानों पर उन बच्चों को शाम के समय सांध्यकालीन जो स्ट्रीट स्कूल, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल, वहां पर उन बच्चों को लाया जाता है। उन बच्चों को खिलाना, खेल खिलाना, उन बच्चों को समय समय पे शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना, उन बच्चों को समय समय पे गेम्स खिलाना और उनकी प्रतिदिन उन बच्चों को वहां सेंटर्स पर लाना, ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें वॉलेंटियर्स का बहुत बड़ा सहयोग। सर, लेकिन जब आपने शुरू किया था तब आपके पास वॉलेंटियर्स नहीं थे, तब आपने इन बच्चों को कैसे जोड़ा स्कूल तक, कैसे मतलब मैंने उन्हीं जहां बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहीं जाकर के उन बच्चों के बीच में गया, उन परिवारों के बीच गया, उन बच्चों के साथ मैंने एक इंटरेक्शन मैंने बढ़ाया। उन्हें पढ़ने की पहले कोई बात नहीं की, उन बच्चों के साथ खेल सामग्री लेके करके गया, मैं उनको खाने पीने की सामग्री लेकर के गया। जब वो बच्चे मुझसे इंटरेक्ट हो गए तब मैंने उनसे पढ़ने की बात की और वहीं पर उन्हें बेसिक ज्ञान देना शुरू किया है। जब वो बच्चे, क्योंकि उनके लिए वातावरण अलग तरह का होता है, उन्हें नहीं मालूम स्कूल क्या होता है, तो वहीं उसी झुग्गी झोंपड़ियों में टाटपट्टी बिछा करके उन बच्चों को बैठाना शुरू किया। वो कम से कम क्लास क्या होती है वो जाने, कैसे घंटे 2 घंटे हमें बैठना है वो उन्होंने सीखा, हमें कैसा क्लास में आचरण करना है ये उन्होंने सीखा, हमें क्लास में कैसे आना है ये उन्होंने सीखा। तो अनुशासन उन्होंने सीखा, क्लास क्या होती है ये उन्होंने जाना। ये सब करने के बाद फिर हमने उनको स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे सरकारी स्कूल्स हो। सर, जैसा अगर ये सारी काफी आर्थिक उसमें जरूरी है, आर्थिक स्थिति अच्छी होना जरूरी है इसके लिए, तो फंड्स वगैरह किस तरह से मैनेज करते हैं आप? कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई परमानेंट डोनर नहीं, लेकिन बिहारी जी की कृपा से और समाज के दानवीरों की वजह से, सेवाभावी लोगों की वजह से ये सतत अभियान जारी है। आप पारदर्शिता रखिएगा, जहां पारदर्शिता है वहां सहयोग की कोई कमी नहीं है। मैंने हमेशा अपने सेंटर्स पर पारदर्शिता रखी है। मैं जब भी बच्चों की जरूरतों की कोई जरूरत होती है, कोई भी सामान की जरूरत होती है, वो व्यक्ति खुद जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पारदर्शी, जब कोई जहां पारदर्शी चीज होगी वहां पर लोग सहयोगी बहुत हैं। संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब है, रोटरी बैंक्स है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बहुत सारे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा। यहाँ पर कई जजेस रहे, उन्होंने सहयोग किया। यहाँ पे एक एडीएम रविंद्र कुमार जी रहे, श्री रविंद्र कुमार जी का, उनका सतत रूप से आज भी
बहुत बड़ा सहयोग इन बच्चों के लिए है। इन बच्चों की जरूरतें जैसे स्टेशनरी हो गई, इन बच्चों के लिए बैग्स हो गए, इन बच्चों के लिए ड्रेसेस हो गई। बहुत सारे सेवाभावी लोग हैं जो समय समय पर अपने आप फोन कर करके इन बच्चों की मदद करते हैं। बहुत सारे मेरे साथी हैं, जैसे हरीश वाली जी हैं, संजय पंडित जी हैं, एक मुरली वाला रोटी बैंक के हैं, राहुल जी हैं, अन्नपूर्णा से हैं, रोटरी क्लब के यहाँ पदाधिकारी हैं। इन लोगों का सतत रूप से सहयोग है जो समय समय पर इनकी जरूरतों को पूरा करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की बच्चे का जन्मदिन है या कोई खुशी का अवसर है, वो अपनी खुशियां इन लोगों के बीच आकर के बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब सर जैसे अब ये जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो शैक्षिक तो बिल्कुल नहीं है, ये तो फिक्स है। तो ऐसे में इनके माता पिता का क्या रिएक्शन रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप उनको पढ़ाते हैं, क्या वो भेजते हैं खुशी खुशी? पहले सहयोगात्मक नहीं रहता, पहले सहयोगात्मक नहीं रहता, और इवन दो उन्हें ये लगता है कि वो हम उनकी आय में बाधक हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उनके एक आय का जरिया है, चाहे वो बाल श्रम करके करते हो, चाहे भिक्षावृत्ति करके करते हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे शिक्षा की धारा से जुड़ते हैं तो उनका उस कार्य से अपने आप, जिसको चाहे भिक्षावृत्ति का हो या कबाड़ा बीनने का काम हो, उनसे उन्हें खुद ही हेट होने लगती है और वो इस शिक्षा की धारा में ज्यादा अपने को अच्छा महसूस करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोगों की विचारधारा बदलना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, जब तक वो समझेंगे नहीं कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, तब तक वो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अब वो शायद पढ़ाई की वैल्यू जब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो शायद समझ चुके हैं। माहौल का बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि उन बच्चों को जब वो पैदा हुए तभी से उनको पढ़ाई का माहौल नहीं मिला, तो जैसा व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसको ज्यादा पसंद करता है। लेकिन आप उसको उस माहौल से हटा करके दूसरे माहौल में जहां लेकर के जाते हैं तो फिर वहां वो अपने को कंफर्ट महसूस करते हैं। आज बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, आज बच्चों को साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है। पहले वही बच्चे जो गंदगी के ढेरों पर कबाड़ा बीनने का काम करते थे, आज वो साफ सुथरा रहते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज स्कूल जाने में अपने को अच्छा महसूस करते हैं, खुश होते हैं। स्ट्रीट स्कूल्स पर वो खुश होकर के दौड़ दौड़ करके आते हैं। पहले उन बच्चों के गार्जियंस को उससे वो करके उनके साथ हमें बहुत समझाना पड़ता था, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी, तब जाकर के मानते। उनके माँ बाप ही खुद नहीं चाहते थे, बच्चों को बीच में से उठा करके ले जाते थे, विशेषकर घुमंतु परिवारों के। इसमें कैटेगरी 2-3 है मैं जी, कि जो घुमंतु परिवारों के हैं वो तो बिल्कुल शिक्षा के प्रति उनका कहीं रुझान है ही नहीं। लेकिन जो अप्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं उनका रुझान शिक्षा की तरफ है, लेकिन आर्थिक कारण जो है, जो गरीबी है, वो उसमें बाधक बनती है, क्योंकि वो उतना ही कमा पाते हैं जितने परिवार का पालन पोषण हो पाता है। शिक्षा पे वो ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, तो इसलिए उनके बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं। तो हम जैसे हजारों लोगों की और जरूरत है, बिल्कुल, जो इस तरह के बच्चों को समाज और शिक्षा संस्कार की मुख्य धारा से जोड़े। हाँ सर, अगला मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक मेन रूप से ऐसा होता है, ज्यादातर आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं होता, हो सकता है समाज का भला हो लेकिन हमारा लाभ नहीं होता, तो आमतौर पर देखते हैं हमारे शुभ चिंतक या हमारे दोस्त कहते हैं अरे क्या करोगे करके, करियर खराब हो जाएगा, क्या करना है तुम्हें देश से, अपने बारे में सोचो। ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है। तो क्या इस तरह की चीज स्ट्रीट स्कूल शुरू करने से पहले आपने भी फेस की थी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति का नजरिया अपना अलग अलग होता है। मेरे बहुत सारे लोग, मेरे मिलने वाले, मेरे मित्र कहते थे कि क्या फायदा है, कुछ नहीं होगा, ये कभी सुधरने वाले नहीं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल होगा, हम होंगे कामयाब। और जब एक
रस्सी पत्थर में निशान डाल सकती है तो वो तो इंसान है। अगर हम उनकी कोशिश करते रहेंगे कोशिश से उनकी शिक्षा के माध्यम से दशा और दिशा दोनों चेंज कर सकते हैं। समय लग सकता है लेकिन बदलाव जरूर आएगा। और परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि 300 से ज्यादा बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से। कहाँ आपने शुरू किया होगा तब 10 बच्चे भी नहीं होंगे और आज 300 दूसरा 12 बच्चे नेहनीड एक संस्था है वहां पर गए हुए हैं। इसी वर्ष 2 लड़कियों ने 10th पास की है। अच्छा। तो वो परिवार, वो बच्चे जिनके लिए शिक्षा की डगर कठिन थी वो आसान बनी है। उनका शिक्षा के, उनके परिवार का नजरिया चेंज हुआ है। आज बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आए। जो बच्चे अपने माँ बाप से तू तड़ाक बोलते थे, जो पूरे समय लड़ने झगड़ने का काम करते थे, उनके अंदर जब बच्चों के बीच आए हैं और उन्होंने माहौल चेंज किया है तो उन्होंने अनुशासन सीखा है, उन्होंने बोलना सीखा है, को बदलने में उन्होंने किया। आज वो बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, अपने रिश्तेदारों के पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। जो पहले, क्योंकि उनका वातावरण नहीं था, उनका जो परिवेश था वो इस तरह का नहीं था जहां पे संस्कार सिखाए जाए। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले का जो माहौल होता है, लड़ाई झगड़े, जो दारू पी करके परिवार में झगड़ा करना, पढ़ाई का माहौल न होना, एक सीमित जगह होती है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता, शोर शराबा रहता है। तीसरा, समाज की जो उनके प्रति सोच है वो नकारात्मक सोच रहती है, उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उससे खाई बढ़ती है। हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे इस समाज में रहने वाले हैं, लेकिन खाई दूरी बहुत है, हम दोनों के बीच गैप बहुत है। लेकिन जब हम उन बच्चों को प्रेम देते हैं, अपनत्व देते हैं, आत्मीयता देते हैं, स्नेह देते हैं, तो वो इस समाज के साथ, इस समाज की मुख्य धारा में जब पढ़ते हैं तो उनका नजरिया बदलता है। सर, जैसे आप सुबह अपना काम करते हैं, शाम के टाइम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे में आपका परिवार सपोर्ट करता है? वो ये नहीं कहते कि हमें भी आपका टाइम चाहिए? बिना परिवार के सहयोग के ये कार्य संभव नहीं था। मेरे पिताजी का, मेरी पत्नी का, मेरे पूरे परिवार का, बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग है और वो मुझे हर पग पर, हर समय मेरे साथ है। सबसे मैं आपको कोरोना काल का एक उदाहरण बताता हूं, जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लगातार चेतावनियां दी जा रही थी घरों के अंदर रहें, और मैं ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा था जो रोज कमाने और खाने वाले थे। और स्वच्छता का मतलब स्वच्छता पे बहुत बल दिया जाता था उस टाइम। रोज कमाने खाने वाले थे कि अगर आज वो कमाने नहीं गए, उन्होंने अपना काम नहीं किया, नैतिक काम नहीं किया, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मैं लगातार घर से बाहर निकला, इन लोगों के लिए खाद्य सामग्री विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की मदद से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की मदद से, विभिन्न सेवाभावी लोगों की मदद से इन लोगों को खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। जैसे रोटरी क्लब ने इनको किया, एक वृंदावन की संस्था थी, उन्होंने सहयोग किया, एक गुरुद्वारा है कृष्णानगर में, इन्होंने सहयोग किया, जय गुरुदेव वाले हैं, उन्होंने सहयोग किया, रोटी बैंक्स जो संचालित है यहाँ पर, मुरली वाला रोटी बैंक ने किया, आपका राधा रानी रोटी, इसने ये जो अन्नपूर्णा रोटी बैंक ने किया, एक संजय पंडित जी की है, उन्होंने सहयोग किया, और बहुत सारे लोगों ने। सर, ऐसे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है, वरना शायद दुनिया नहीं चल पाती। जो लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, आज समाज में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है। अगर आपके कार्य में पारदर्शिता है और ईमानदारी है तो सहयोगी लोगों की कोई कमी नहीं है। आपको सहयोग करने वाले 1000 लोग आपके साथ खड़े हैं, बशर्ते
आपके कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने ये स्कूल शुरू किया, उससे पहले भी मैंने जितना आपके बारे में जाना है, आप बच्चे बाल श्रम और बाल अधिकारों से जुड़े हुए कामों से जुड़े हुए थे। तो कभी आपको ऐसा अनुभव मिला, अच्छा या बुरा कैसा भी, इससे रिलेटेड, जो आप आज तक नहीं भूल पाए हो? मैं कोरोना काल को नहीं भूल सकता। अच्छा। कोरोना काल आज जैसे लगता है कि वो कल की घटना हो। जो समृद्ध परिवार थे या जो जिनके यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, उनके चेहरों पर भी चिंता के भाव थे कि ये कब तक चलेगा। और वो लोग की आप स्थिति समझ सकते हैं कि जिनके लिए आज के बाद कल भोजन की व्यवस्था नहीं। तो कोरोना के साथ साथ भूख से भी उन्हें बचाने की, लड़ना था, भूख से भी लड़ना था। तो ऐसे लोगों की का जो उस समय की घटनाक्रम था और उन लोगों के बीच मेरा रहना, उस समय भी सर आपने शिक्षा देना चालू रखा था या उस समय के लिए थोड़ा सा रोका शिक्षा था? को मैंने उस समय ब्रेक दिया था, शिक्षा को ब्रेक दिया था, लेकिन उनके परिवारों की लगातार मैंने मदद की थी सामाजिक सहयोग से। मेरी जो संपर्क में जितने भी लोग थे, उनके सतत सहयोग से उन लोगों को खाद्य सामग्री, उनकी जरूरतों की चीजें उन्हें पूरी की गई। सर, आप इतने समय से इस काम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, लेकिन कभी ऐसा लगा चुनौतियों से थक कर कि नहीं अब नहीं होगा, अब छोड़ देना चाहिए? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कार्य के बदले मैंने लोगों के चेहरों पे मुस्कान देखी, मैंने बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान देखी, मैंने उन जरूरतमंदों के चेहरों पे मुस्कान देखी, वो मेरे लिए इतनी शक्ति प्रदान करता था, इतना आत्मबल मुझे देता था कि मुझे और दूनी शक्ति से और काम करने की शक्ति मिली। बिल्कुल। और मुझे हमेशा ऊर्जा मिली, क्योंकि हमेशा लेने से नहीं देने से भी होता है। बिल्कुल। आप समाज को खुशियां प्रदान करेंगे, कई गुनी आपको मिलेगी। जितनी ज्यादा आप खुशियां और प्यार बांटोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं जितना सामाजिक सेवा में संलग्न होता रहा, जितना मैंने टाइम दिया, उससे ज्यादा और मुझे ऊर्जा मिली है। और आज मैं बहुत ज्यादा समय समाज सेवा को देता हूँ। बिल्कुल सर। एक सर मेरे मन में बहुत टाइम से एक असमंजस चल रहा था, जैसे वर्तमान में हम देखें, बाहर ना जाके सिर्फ मथुरा में ही देखें, और मथुरा में भी क्या, अगर हम सिर्फ गोवर्धन चौराहे से कृष्णनगर का ही जगह देख लें तो भिक्षावृत्ति बच्चों में बहुत बढ़ रही है। यहाँ कम से कम हम देखेंगे तो 100 बच्चे तो आराम से हमें भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली 3 कारण समझ में आते हैं, या तो फिर वो बच्चे अपनी इच्छा से भीख मांग रहे हैं, दूसरा उनके माता पिता मंगवा रहे हैं, या फिर कोई रैकेट है। आपको क्या लगता है, मतलब ये भिक्षावृत्ति के पीछे का कारण क्या है? देखिए, भिक्षावृत्ति करने के पीछे कारण 2-3 फैक्टर्स हैं इसके। एक तो वो बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं जिनके परिवार साथ है, एक वो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं जो अपने परिवार से भटके हुए हैं, विभिन्न कारणों से अपने परिवार से भटके हुए। एक, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा हो। जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों को जो संगठित गिरोह हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, और अपहरण करने के बाद इनको भिक्षावृत्ति में, वेश्यावृत्ति में और अन्य इस तरह के घृणित कृत्यों में ढकेलने का काम करते हैं। सर, इसके लिए मुझे लगता है प्रशासन कुछ क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ हर कोई देखता है, ऐसा नहीं बच्चे छुपे हुए कहीं भीख मांगते, खुले में भीख मांगते, और इतने छोटे छोटे बच्चे दिख जाते हैं। जैसे अगर हमारे घर का बच्चा है तो हम उसको अकेले बाहर नहीं भेजेंगे, 3-3 साल 2-2 साल के बच्चे ट्रेंड है, उनको पता है कटोरा दिखाना है, कपड़े खींचने हैं, मतलब एकदम ट्रेंड किया हुआ है उनको भीख मांगने के लिए। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है,
सरकार की योजनाएं भी हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लगातार इस दिशा में सराहनीय और वंदनीय कार्य कर रहे हैं। सतत प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं और दोनों ही के चेयरपर्सन जो हैं लगातार बच्चों के अधिकारों के लिए, चाहे वो नशे के विरुद्ध हो, चाहे बाल विवाह के विरुद्ध हो, चाहे भिक्षावृत्ति के विरुद्ध हो, चाहे बाल श्रम के विरुद्ध हो, लगातार उनके प्रयास जारी है। लेकिन कोई भी पहल, कोई भी कार्य बिना सामाजिक सहयोग के मिल नहीं हो सकता, पूरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी है, जो लगातार इस दिशा में बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करने के लिए, नशा से एक युद्ध, नशा के विरुद्ध उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अभियान छेड़ा हुआ है और उसमें हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और लगातार यहाँ का प्रशासन, मथुरा जनपद में एक अभियान और जल्दी शीघ्र चलने वाला है, भिक्षावृत्ति मुक्त मथुरा। अच्छा। और वो एक प्रशासन का ही एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो भूखे हैं उनको रोटी प्रदान करना एक संयुक्त सामाजिक सहयोग से और सरकारी सहयोग से इस दिशा में एक बहुत जल्दी और ये तो है, क्योंकि एक भूखे व्यक्ति के लिए सबसे प्राथमिकता पे रोटी होती है, बाकी ईमान, भीख मांगना, शर्म कुछ नहीं होता, सबसे प्राथमिकता पे रोटी होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर भी एक अभियान जल्दी चलने वाला है। इसमें एक IAS है, हमारा जिला प्रोबेशन विभाग के हैं डॉक्टर विकास चंद्रा जी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं। उसमें उस टीम का एक हिस्सा मैं भी हूं। हम सबका एक प्रयास है कि मथुरा जनपद को भूख मुक्त किया जाए, भिक्षावृत्ति से मुक्त किया जाए, लेकिन ये सब बिना सामाजिक सहयोग से संभव नहीं है। बिल्कुल, जब तक सामाजिक सहयोग नहीं होगा ये संभव नहीं होगा। और मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी कि कब ऐसा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर ना आए, क्योंकि बच्चों के जो अधिकार हैं, भोजन, खेल, पढ़ाई, प्यार, ये सब बच्चों के अधिकार हैं। भीख मांगना बच्चे का काम नहीं है, बाल श्रम करना बच्चे का काम नहीं है, वेश्यावृत्ति में करना बच्चे का काम नहीं, ये कुरीतियां हैं। बाल विवाह बच्चे के अधिकारों का हनन है। कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा जघन्य कृत्य है। इन सब से मुक्ति के लिए सामाजिक सहयोग की बहुत जरूरत है। जब तक सामाजिक सहयोग सहभागिता नहीं होगी तब तक हम किसी अच्छे परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन पहल शासन के द्वारा लगातार की जा रही है और सामाजिक सहयोग मिल रहा है। पहले जैसे सती प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा अंग्रेजों के टाइम का अंत हुआ, तो शुरुआत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश, बाल भिक्षावृत्ति मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल, आशा करती हूँ कि ऐसा जल्दी ही हो। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप 2008 से शिक्षा दे रहे हैं ऐसे बच्चों को, तो क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो अब वर्तमान में कहाँ है, जो बच्चे आपसे 2008 में शिक्षा लेते थे? ऐसे कोई बच्चे हैं जो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? शुरुआत जो रही वो मैंने घुमंतु परिवारों के बच्चों के साथ की, और वो बच्चे माइग्रेट, उन परिवारों के बच्चे माइग्रेट बहुत हुए। तो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन वो कंटिन्यू प्रोसेस मैंने मथुरा में स्ट्रीट स्कूल की परिकल्पना मैंने शुरू की। जी बिल्कुल। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज जो अभियान स्ट्रीट टू स्कूल चला, सड़क से स्कूल तक का जो अभियान चला, उसके माध्यम से 300 से ज्यादा बच्चे
समाज की मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से, और स्कूल में अध्ययनरत हैं। बहुत अच्छा। अगर सर आप जैसे कुछ लोग और हो जाएं तो शायद भारत में जो अशिक्षा व्याप्त है बच्चों में, आज भी लगभग 8 करोड़ के आसपास बच्चे शिक्षा से वंचित हैं पूरे भारत में। तो ऐसे अगर कई सारे लोग पहल करें बच्चों को पढ़ाने की तो शायद ये संभव हो सकता है। बहुत सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा है। 8 करोड़ बच्चों की संख्या ज्यादा है, अभी काम करने वाले लोगों की कमी है, लेकिन धीरे धीरे काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता भी आ रही है और एक दूसरे से मोटिवेट भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि युवा बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि आज बच्चे पढ़ते हुए भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे अपने वॉलंटियर्स को देख लीजिएगा, मेरे वॉलंटियर्स सब शिक्षा प्राप्त भी कर रहे हैं और शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर एक मेरे मन में ये आता है कि जैसे जो भी बच्चे आपके स्कूल्स में पढ़ते हैं ज्यादातर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो वो माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते? वहां बैग मिलता है, खाना मिलता है, फ्री शिक्षा रहती है, फिर भी सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते? जागरूकता का अभाव है सबसे बड़ा। अच्छा। और उनके लिए शिक्षा प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता आज के भोजन की व्यवस्था है। उनकी प्राथमिकता भोजन है और उनका सोच सिर्फ वहीं तक है। वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी भावी योजनाएं नहीं होती। क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक शिक्षा ही नहीं, शिक्षा व्यक्ति के अनुभव, शिक्षा ज्ञान, विचार, समस्याओं को सुलझाने को विस्तारित करती है। शिक्षा तो सर वैसे भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वो ऐसा तो नहीं है कि 10 वर्ष ही चलेगी, 20 वर्ष। आज लगभग जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता है। और शिक्षा से ही समाज में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। उसके आय के साधन, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, अच्छे पद उसको मिलेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, तो निश्चित तौर से उसके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होंगे। जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा उसको उसके आय के साधन कम होंगे। बिल्कुल। एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, एक डॉक्टर मुश्किल से 5 मिनट देखने के 500 रुपए लेते हैं और एक मजदूर पूरे दिन काम करता है, उसको 300 रुपए मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स ने की मेहनत को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, कि उन्होंने पढ़ाई में बहुत काम किया, लेकिन शिक्षा के महत्व को मैं, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त कर, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उनके 5 मिनट की कीमत 500 रुपए है और उसके 8 घंटे की कीमत 500 रुपए है। ये बहुत सही चीज बताई आपने। बिल्कुल ऐसा है। आपके हिसाब से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किन सुधारों की गुंजाइश आपको लगती है? जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसमें रोजगार परक की बहुत जरूरत है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में सिद्धांतों पे ज्यादा बल दिया जाता है, व्यवहारिक शिक्षा पे कम दिया जाता है। जो हमारी पहले की जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही है उसमें सरकार के द्वारा भी उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा को रोजगार परक बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो आज की जरूरत है, जो तकनीकी विकास जो हुआ है या जो डिजिटल जो शिक्षा हुई है, उससे भी हमें जोड़ने की आवश्यकता है। जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन्हें हमें, जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर जो शिक्षा पद्धति है, वहां पर जो संसाधन है, वहां पे जो फैसिलिटी है, उनको हमें सरकारी स्कूलों में देने की जरूरत है। सर देने की जरूरत तो है, और सरकार, मतलब देखा जाए तो बहुत पैसा प्राथमिक शिक्षा पे सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, लेकिन एक मोटिवेशन की कमी है एक तो, और एक हम ये भी देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। तो इससे भी एक ये है कि लोग देखते हैं जो पढ़ा, तो बच्चे लोग प्राइवेट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जो कुछ कहीं नहीं पढ़ा सकते वो फिर सोचते हैं पढ़ाएं ना। एक ये भी भावना आती है। देखिए, सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में संसाधन का अभाव है। बुनियादी जो जरूरत है, सरकारी स्कूलों में
आप देखेंगे कि बुनियादी जरूरतें नहीं है वहां पे कंप्यूटर्स की लैब नहीं है, वहां पर बैठने के फर्नीचर नहीं है, वहां पर पर्याप्त टीचर नहीं है, वहां एक एक विद्यालय में एकल टीचर है और उस टीचर को भी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में या अन्य कार्यों में बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, चाहे उनसे जनगणना का कार्य हो, चाहे उसको मतदान का कार्य हो, चाहे उन्हें अन्य जो सरकारी होती है, तो वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा अन्य कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सभी कॉलेजों में टीचर्स का बहुत बड़ा अभाव है। इन टीचर्स को, जो सरकारी टीचर हैं, उनको भी आज की जरूरत के हिसाब से समय समय पर ट्रेंड करने की भी आवश्यकता है। जिस तरह हमारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर वर्तमान जरूरतों के हिसाब से अपने को ट्रेंड किए हुए, इसी तरह अगर सरकारी स्कूल का टीचर भी ट्रेंड होगा और उसके लिए इतना पर्याप्त समय बच्चों के लिए होगा कि वो अपनी क्लास के लिए, वहां पर सरकारी स्कूल के उसके लिए विभिन्न कार्य उसको दिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले के पास सिर्फ पढ़ाना होता है। तो ऐसे ही जिम्मेदारी सरकारी के स्कूल के पढ़ाने की जिम्मेदारी प्राथमिकता पे होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से बदलाव आएगा और हर व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करे। पिताजी ने अनुशासन मुझे सिखाया, आर्थिक स्थिति ठीक रही, कभी आर्थिक संकट कभी कोई नहीं रहा, और मेरा पूरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरी बुआ, मेरी बहनें, अच्छा, पूरा, तो मुझे पूरा स्नेह मिला, पूरे परिवार का पूरा स्नेह मिला, पूरे परिवार का मुझे आशीर्वाद। एक तरीके से वही स्नेह आज आपको मिला है तो आप बच्चों को दे पा रहे हैं। अगर बचपन में ही अगर किसी व्यक्ति को स्नेह नहीं मिलता तो शायद वो इतना बढ़कर सबको प्यार नहीं दे पाता। देखिए, आज अगर हिंसा का एक कारण है तो सबसे बड़ा प्रेम न मिलना है। अगर किसी व्यक्ति को आप दुत्कारेंगे, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे, तो निश्चित तौर से वो विद्वेष की भावना रखेगा, ईर्ष्या की भावना रखेगा, बदले की भावना रखेगा। हमें इस समाज के बच्चों को अगर एक अच्छा नागरिक बनाना है, इस समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के योग्य बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो इन्हें प्रेम देना होगा, इनके अधिकार इन्हें देने होंगे, इन्हें वात्सल्य देना होगा, इन्हें स्नेह देना होगा, इन्हें इनके वो अधिकार सभी देने होंगे। भोजन, खेल, पढ़ाई, प्यार, ये सब बच्चों के अधिकार। बिल्कुल सही। इन बच्चों को जीने का अधिकार मिले, इन बच्चों को सहभागिता का अधिकार मिले, इन बच्चों को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, शोषण से मुक्ति मिले इन्हें। बिल्कुल, इन्हें शोषण से मुक्ति मिले। संविधान में तो कब से ही बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वही सामाजिक स्तर पे वो चीजें लागू जब तक सामाजिक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक किसी अच्छे लक्ष्य तक हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और बिना सामाजिक सहयोग के, चाहे कोई भी लीजिए आप, कोई भी प्रथा हो, कोई भी कार्य हो, जब तक सामाजिक सहयोग नहीं होगा हम उसके अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। जी बिल्कुल सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें आम जीवन में जो हम लागू कर सकते हैं, ऐसी चीजें हमें सीखने को मिली। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और इसी तरह के अलग अलग व्यक्तियों से मिलने के लिए आप जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ ही आपसे बस ये भी कहना चाहूंगी कि जो काम सतीश सर कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, हम भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। आज 8 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो कई लोग अगर हमारे जैसे आगे आएंगे उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो शायद भारत में शिक्षा से वंचित बच्चे नहीं रहेंगे, भारत में भी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।